हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जे एस रावत एक्सेल स्टडी पॉइंट से आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। जैसा कि आपको मालूम है, ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है और आपके लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एक तरह से। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में शब्द रचना, कि शब्दों का निर्माण किस तरीके से होता है। तो हम बात करेंगे कि शब्द किस तरीके से बनते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो शब्दों का निर्माण होता है वो वर्णों से होता है। मान लो हमारे पास एक वर्ण है क और एक दूसरा वर्ण है म और एक तीसरा वर्ण है ल। अगर मैं इन तीनों वर्णों को मिलाता हूं तो एक शब्द बनेगा क म ल। तो ये एक प्रकार के शब्द हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य या कहने का मतलब मेरा यह है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। मैंने कहा दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। तो जैसे आपके पास क म ल, क म ल एक शब्द की रचना हुई है जिसे हम कमल कहेंगे और ये आपके पास एक तरीके से सार्थक शब्द है। अगर मैं एक वर्ण लूँ ज और एक दूसरा वर्ण लूँ ल, तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों वर्णों का मेल करता हूं तो मेरे पास एक नया शब्द निकल कर आएगा, वो है जल। तो एक आपके पास क्या हो गया दोस्तों, जल एक आपके पास शब्द हो गया। अगर मैं दोस्तों बात करूं पद की कि शब्द और पद में क्या डिफरेंस होता है, तो शब्द तो आपके पास ये हो गए और पद क्या होते हैं। तो देखो शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन जब इन शब्दों से हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं तब उस समय वह शब्द नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। जैसे मैं अगर जल की बात करूं, मैं एक वाक्य लिखता हूं जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये हमारे पास एक तरीके से वाक्य हो गया। अब यहाँ पर ये जो शब्द मैंने लिखा है जल, अब यहाँ पर ये शब्द नहीं कहलाएगा बल्कि क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शब्द और पद, कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल, एक पॉइंट मैंने बोला है सार्थक, सार्थक होना चाहिए, सार्थक का मतलब मीनिंग हो जिसका कुछ, तो उसे हम शब्द कहते हैं। और इन्हीं शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब हम उन्हें पद कहते हैं। तो आपको इतना मालूम हो चुका होगा कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो हम बात करते हैं शब्दों की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द। दोस्तों आपके पास जो शब्द होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपके पास सार्थक शब्द, एक होता है आपके पास सार्थक शब्द, और एक होता है आपके पास निरर्थक शब्द। एक होता है आपके पास निरर्थक शब्द। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं और निरर्थक शब्द किन्हें कहते हैं। दोस्तों सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, और निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो मीनिंगलेस हो, जिनका अपना कोई अर्थ ना हो, तो उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो शब्द हमारे पास दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अगर मैं सार्थक शब्दों की बात करूं तो जैसे मेरे पास पानी है, एक शब्द है मेरे पास पानी, एक शब्द है मेरे पास कमल। ये सभी अपना कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहे हैं। एक शब्द है मेरे पास जल, ये कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहे हैं अपना, तो इन्हीं शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। अगर मैं निरर्थक शब्द की बात करूं तो निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो मीनिंगलेस हो, जिनका कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे मैंने यहां लिखा पानी, और हम साधारण बोलचाल में कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं, अरे जरा पानी वानी ले आओ, अरे जरा ठंडा वंडा ले आओ। तो देखो पानी तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन वानी क्या हुआ है इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो हम उसे साधारण बोलचाल में बोलते हैं कि वानी ले आओ, अरे वानी, पानी वानी ले आओ। तो वानी एक निरर्थक शब्द है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम साधारण बोलचाल में बोलते हैं ठंडा वंडा ले आओ, तो भाई ये ठंडा और वंडा हुआ क्या है, ठंडा और वंडा क्या हुआ है, तो ये ही आपके पास निरर्थक शब्द है। और हमें हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई भी अध्ययन नहीं करना होता है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि ये शब्द मीनिंगलेस है। हमें केवल फोकस करना है सार्थक शब्द, कि सार्थक शब्द होते क्या है और सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा सार्थक शब्दों की। आपको नॉर्मली मालूम होना चाहिए कि सार्थक शब्दों के हमारे पास नॉर्मली जो प्रकार होते हैं, जो भेद होते हैं, वो चार भेद होते हैं सार्थक शब्दों के। तो पहला जो भेद होगा हमारे पास सार्थक शब्द का, वो होगा रूप ऑब्लिक प्रयोग ऑब्लिक विकार। ऑब्लिक विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द भेद। रूप प्रयोग ऑब्लिक विकार के आधार पर शब्द भेद। अभी केवल आपको इतना समझना है कि सार्थक शब्दों के भेद, और सार्थक शब्दों के हमारे पास चार भेद होते हैं, रूप प्रयोग विकार के आधार पर शब्द भेद। अगर मैं दूसरे शब्द की बात करूं, व्युत्पत्ति ऑब्लिक रचना ऑब्लिक बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो दूसरा जो भेद हमारे पास निकल के आता है दोस्तों, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। अगर मैं तीसरे शब्द की बात करूं,
उत्पत्ति ऑब्लिक स्रोत, उत्पत्ति ऑब्लिक स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति ऑब्लिक स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। चौथे शब्द की अगर मैं बात करूं, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। दोस्तों हमारे पास नॉर्मली सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला भेद रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्द भेद। जो दूसरा भेद आता है हमारे पास व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द भेद। तीसरा जो भेद आता है हमारे पास वो आता है उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर शब्द भेद। चौथा जो भेद आता है हमारे पास अर्थ के आधार पर शब्द भेद। आपको नॉर्मली इतना पता चल चुका होगा बच्चों। अब हम बात करेंगे रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्दों के भेद। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में रूप ऑब्लिक प्रयोग ऑब्लिक विकार के आधार पर शब्द भेदों के, विकार के आधार पर शब्द भेद, शब्द भेद। तो दोस्तों रूप, प्रयोग जो पहला भेद है हम इसी की बात कर रहे हैं। रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्दों के हमारे पास 2 भेद होते हैं। तो आपको इन दोनों भेदों का अध्ययन करना होगा। पहला जो भेद होता है हमारे पास वो होता है एक विकारी शब्द। दूसरा जो भेद होता है हमारे पास वो होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर हमारे पास 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। अब हमें यह पढ़ना है कि विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है विकारी शब्द किन्हें कहा जाता है। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों में, विकारी शब्द वो शब्द होता है जिन शब्दों में लिंग, कॉमा, वचन, कॉमा, काल, कॉमा, कारक के आधार पर विकार उत्पन्न हो सके। कारक के आधार पर विकार उत्पन्न हो सके, उन्हें ही हम विकारी शब्द कहते हैं। मतलब विकारी का मतलब जिन शब्दों में चेंजेस उत्पन्न हो सके, एक तरह से परिवर्तन उत्पन्न हो सके, उन शब्दों को हम विकार कहते हैं। और विकार किन की वजह से उत्पन्न होगा? लिंग की वजह से, वचन की वजह से, काल की वजह से, कारक की वजह से। जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। और ये भी हमारे पास वो शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई भी विकार उत्पन्न न हो, मतलब कोई भी चेंजेस उत्पन्न न हो, तो उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया होगा कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि विकारी शब्द होते क्या हैं। तो दोस्तों आपको यह मालूम होना चाहिए कि विकारी शब्द क्या होता है। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो सके उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास विकारी जो शब्द होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब जो ये विकारी शब्द है वो 4 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। पहला जो होता है हमारे पास संज्ञा, ये भी एक विकारी शब्द है। दूसरा जो हमारे पास होगा वो होगा सर्वनाम। तीसरा जो विकारी शब्द होगा वो होगा विशेषण। और दोस्तों जो चौथा हमारे पास विकारी शब्द होगा वो होगा क्रिया। मतलब इन चारों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में हम लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर विकार उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इन शब्दों में हम चेंजेस उत्पन्न कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्द भी हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द भी हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द, इसके भी हमारे पास नॉर्मली 4 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो भेद होता है वो होता है आपके पास क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा जो हमारे पास भेद होता है बच्चों वो होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द। तीसरा जो हमारे पास भेद होता है वो होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। चौथा जो हमारे पास भेद होता है वो होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो हमारे पास विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं रूप, प्रयोग के आधार पर, विकार के आधार शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। जो टोटल ये होते हैं ये 8 होते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। इन शब्दों में हम कोई भी चेंजेस या कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये हमारे पास 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। तो हमने बात करी आज रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब हमने विकारी शब्दों के भी भेद देख लिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के भी 4 भेद हमने देखे हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों इतनी सी बात आपको मालूम हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो दोस्तों व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पर हमारे पास 3 भेद होते हैं। एक भेद होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। तो हम इसे देखते हैं। जो हमारे पास दूसरा भेद है दोस्तों, यह है व्युत्पत्ति एवं रचना पब्लिक बनावट के आधार पर शब्द भेद, के आधार पर शब्दों के भेद। तो दोस्तों व्युत्पत्ति एवं रचना बनावट के आधार पर हमारे पास जो शब्दों के भेद होते हैं वो होते हैं 3 भेद। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जो भेद होता है वो होता है रूढ़ शब्द। दूसरा जो भेद होता है हमारे पास वो होता है यौगिक शब्द। और तीसरा जो हमारे पास भेद होता है वो होता है दोस्तों योग रूढ़ शब्द। तो अभी केवल हम इतनी सी बात कर रहे हैं कि व्युत्पत्ति एवं रचना बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं और वो 3 भेद हमारे पास रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों आपको इतनी सी जानकारी अभी फिलहाल याद करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे भेद की, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो दोस्तों उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर जो हमारे पास भेद होते हैं वो होते हैं 4 भेद। याद रखना कितने भेद होते हैं? 4 भेद, मतलब 4 प्रकार के हमारे पास भेद होते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है हमारे पास वो होता है तत्सम शब्द। दूसरा जो हमारे पास भेद होता है वो होता है दोस्तों तद्भव शब्द। दोस्तों जो तीसरा भेद होता है हमारे पास होता है देशी ऑब्लिक देशज शब्द। और चौथा जो हमारे पास भेद निकल कर आता है वो होता है दोस्तों विदेशी शब्द या विदेशज ऑब्लिक या विदेशज। तो उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। आपको इतना मालूम हो गया होगा कि उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हमारे पास नॉर्मली 4 भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर हमारे पास शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट चौथे भेद की, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो दोस्तों हमने देखा होगा कि अर्थ के आधार पर हमारे पास शब्दों के 4 भेद होते हैं। आपको इतना याद रखना है, हमारे पास शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला, अब हम पहले शब्द की बात करेंगे अर्थ के आधार पर। तो पहला जो हमारे पास शब्द होता है वो होता है एकार्थी शब्द। दूसरा जो हमारे पास शब्द होता है वो होता है अनेकार्थी शब्द। तीसरा जो हमारे पास शब्द होता है वो होता है समानार्थी, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और चौथा जो हमारे पास भेद होता है वो होता है विलोमार्थी, जिन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं या एंटोनियम कहते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे पास शब्दों के 4 भेद होते हैं। एकार्थी मतलब जिसका एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो, समानार्थी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोमार्थी जो एंटोनियम होते हैं, जो विलोम शब्द होते हैं उन्हें हम विलोमार्थी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम हो चुका होगा कि हमारे पास सार्थक शब्द और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्दों के भेद होते हैं हमारे पास 4 भेद होते हैं। एक भेद होता है हमारे पास रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्दों के भेद। जो दूसरा भेद होता है हमारे पास व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तीसरा उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। चौथा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। हमने अभी पढ़ा रूप, प्रयोग के आधार पर, रूप, प्रयोग एवं विकार के आधार पर हमारे पास 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। और हमने बात करी विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अब यहाँ पे हमने बात करी कि विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम,
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्दों के भी हमारे पास 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट हमने बात करी दोस्तों व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर हमारे पास जो शब्दों के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। एक होता है हमारा रूढ़ शब्द, एक होता है हमारा यौगिक शब्द, एक होता है हमारा योग रूप शब्द। दोस्तों नेक्स्ट जो बात करी हमने तीसरे भेद की, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो एज इट इज संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्दों को अगर हम एज इट इज हिंदी में कन्वर्ट करें तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशी शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने ही देश में उत्पन्न हुए शब्दों को हम देशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में बाहर से आया है, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। चौथे भेद की बात करते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। हमारे पास 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द। तो इतनी सी बातें आपको मालूम हो चुकी होगी, मुझे विश्वास है कि आप इन चीजों को नोट करोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं दोस्तों। पहला जो टॉपिक था हमारा रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर हमने शब्दों के 2 भेद देखे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हमें यह पढ़ना होगा कि पहला जो शब्द है, विकारी शब्दों के भी 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो हम इस टॉपिक को लेके चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकारी शब्द, और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं और पहला जो भेद है उसमें वो आपके पास आएगा पहला भेद संज्ञा। तो अब हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि संज्ञा होती क्या है। तो दोस्तों आपने स्कूल में या कॉलेज में बहुत ही छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होता है, जिसे हम नाउन कहते हैं, जिसे हम नाउन कहते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, संज्ञा किसी व्यक्ति, कॉमा, वस्तु, कॉमा, स्थान एवं भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, कि संज्ञा कहते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें सारी चीज इंक्लूड हो गई। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों ये डेफिनेशन है, आप इसे नोट करिए। अब हम संज्ञा की बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो अनेक व्याकरणविद ये कहते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन कुछ व्याकरणविद ये कहते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, अब हम उन 3 भेदों की बात करते हैं कि संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा का जो पहला जो भेद है वो है आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद है आपके पास वो है आपके पास जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है आपके पास वो है आपके पास भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हमारे पास नॉर्मली जो भेद होते हैं संज्ञा के वो होते हैं 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक आपके पास समूहवाचक संज्ञा, एक आपके पास समूहवाचक संज्ञा। तो इसी तरीके से वो 5 भेद हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको आंसर मानना है 3। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रश्न आता है कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो इस तरीके से वो 5 भेद हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। हमें अब इनको एक एक करके पढ़ना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो हम इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो शब्द या वो संज्ञाएं होती है जिनका हम पर्टिकुलर कोई नाम लेते हैं। जैसे कोई एक जाति है, मान लो एक पूरी हम जाति का उल्लेख करते हैं, मान लो मैंने लिखा व्यक्ति और ये मनुष्य की एक जाति है व्यक्ति। अब इन व्यक्तियों में ये बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे, सारे के सारे व्यक्ति इसी के अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे जो ह्यूमन बींग्स है वो इसी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस व्यक्ति में किसी का पर्टिकुलर नाम ले लेता हूं, जैसे मैंने इन व्यक्तियों में पर्टिकुलर नाम ले लिया राम का, तो यही पर्टिकुलर नाम मैंने लिया राम का, तो यही आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन अब मैं आपके पास एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। यदि मैं नदियों की बात करूं, रिवर, तो रिवर तो बहुत सारी है, जितनी भी सारी रिवर है वो रिवर में आ जाएगी। जैसे गंगा है, यमुना है, अलकनंदा है, काली है, सरस्वती है, ये सारी की सारी रिवर में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर कोई एक रिवर का नाम लेता हूं तो वो आ जाएगी आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे मैं पर्टिकुलर एक नाम ले लेता हूं गंगा, मैं पर्टिकुलर एक नाम ले लेता हूं यमुना, तो ये जो आपके पास एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं इसकी पूरी जाति का उल्लेख या पूरी जाति का बोध कराता हूं, जैसे नदी, तो नदी या नदियां या व्यक्ति, ये सारी की सारी पूरी जाति को का बोध करा रहे हैं, तो ये जो पूरी जाति का जो शब्द बोध कराते हैं वो आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। तो आपका दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो दूसरा जो आपके पास आता है जातिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा अभी नदियाँ, तो ये नदियों की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। मैंने आपको कहा व्यक्ति, तो ये व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो आपके पास नदियाँ, व्यक्ति, ये आपके पास जातिवाचक संज्ञा में आ गया। अगर मैं नदियों में पर्टिकुलर एक नदी का नाम ले लेता हूँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मैं पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम लेता हूँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैं पूरी जाति को डिनोट कर रहा हूँ तो आपके पास जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा वो शब्द होते हैं, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती है जिनसे एक भाव निकले। मतलब ये वो संज्ञा होती है जो दिखाई नहीं देती है, केवल आपको फील होगा, आप उसे देख नहीं सकते हो ना, आप उसे टच कर सकते हो, आप केवल महसूस करोगे। जिन चीज़ों को आप महसूस करते हो, जिन शब्दों को आप महसूस करते हो, वही आपके पास भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा सुख, देखो सुख, मैं अगर सुखी हूं तो आप मेरे सुख को नहीं देख रहे हो, वो तो मुझे देख रहे हो ना, मैं पर्सन हूं एक, आप मुझे देख रहे हो। लेकिन सुख हो गया, दुख हो गया, या बचपन हो गया, या बुढ़ापा हो गया, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके रखे जाएंगे भाववाचक, क्योंकि इनसे आपको फीलिंग या महसूस होते हैं केवल ये शब्द। तो ये जितने भी शब्द होते हैं ये आपके पास भाववाचक संज्ञा में रखे जाएंगे। जैसे मैंने कहा एक शब्द सुख, मैंने कहा दुख, मैंने कहा बचपन तो बचपन, मैंने कहा बुढ़ापा, ये जो सारे के सारे शब्द हैं ये दोस्तों आपके पास भाववाचक संज्ञा में रखे जाएंगे। तो आपको मालूम हो गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। अब हम उन दो भेदों की बात करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक होता है पहला भेद द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा भेद होता है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो दोस्तों मैं बात करता हूं पहले द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो ध्यान देना, द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञाएं होती है जिन संज्ञाओं को हम माप सकते हैं, जिन संज्ञाओं या जिन शब्दों को हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, या जो लिक्विड फॉर्म में हो, या जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो सारे के सारी संज्ञाएं हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा मापने वाली जो चीज़ है, जैसे चावल है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा का भेद है, और वो कौन सा भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा गेहूं, क्योंकि इन शब्दों को हम तोलते हैं। मैंने कहा कपड़ा, क्योंकि इन शब्दों को हम मापते हैं। तो ये जितनी भी चीजें जैसे सोना, चांदी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इन जातिवाचक संज्ञाओं का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हम इनको तोल सकते हैं, माप सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गई। अब लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें जैसे आपका पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है। अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा का मतलब यह है एक से अधिक, अगर आपको कोई झुंड दिखे, कोई समूह दिखे, तो आप उसे समूहवाचक संज्ञा में रख सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ अगर समूहवाचक संज्ञा की, जैसे मैंने कहा कक्षा, कक्षा, मैंने कहा भीड़, मैंने कहा आर्मी, मैंने कहा पुलिस, मैंने कहा सभा। तो ये एक से नहीं बनते हैं, ये एक से अधिक लोगों से कक्षा बनती है, भीड़ एक से अधिक लोगों से बनती है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये शब्द हमारे पास समूहवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम हो चुका होगा कि संज्ञा के हमारे पास कितने भेद होते हैं। संज्ञा के हमारे पास 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमने जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद देखे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे सर्वनाम की। तो जो ये सर्वनाम वाला टॉपिक है हम इसे दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।